आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ तुम लोग जानता है, अच्छे से मैं पढ़ाया था। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है कि हम लोग गॉस लॉ को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, यही उसका क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया। जैसे हम लोग इसमें पढ़ेंगे वायर पे यूज करेंगे, इनफाइनाइट शीट पे करेंगे उसका यूज, उसके बाद एक स्पेयर पे करेंगे। तो जैसे जैसे एक एक करके पढ़ेंगे, हम लोग देखते जाएंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो गॉस लॉ का यूज होगा एक चार्ज वायर पे कितना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू किसके वजह से, इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। मतलब एक लॉन्ग चार्ज वायर है, इन्फिनाइट है, अनंत तक जा रही है, ठीक है, उस पे क्या है, चार्ज है। तो उसके वजह से, ध्यान समझना क्या बोल रहा है ये। सबसे पहले हेडिंग लाइन समझो, उसके बाद करना आगे आसान होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक वायर ले लेते हैं, ठीक है। कैसा वायर, इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट मतलब क्या समझा तुम लोग, कि देख, एक वायर ले लिए कॉपर या एल्युमिनियम के, जो हम लोग कल की क्लास में पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद ये कैसा है, इनफाइनाइट है, मतलब यहां से लेके कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है ये लाइन, ठीक है। अनंत सबको समझ में आता है ना, अनंत क्या होता है, बोलो बच्चा सब। अनंत समझ में आता है ना, अनंत क्या होता है। हाँ, वो कहाँ, चल ठीक है, जिसका ना हो अंत उसको कहते हैं अनंत, सही है। और ये परिभाषा किससे आया था, मुझे जहां तक याद है, हम लोग क्या पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। मतलब तुमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। उसके बाद किसके वजह से, ड्यू टू के वजह से, किसके वजह से, इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। मतलब ये जो वायर है, ये जो वायर है, ये क्या है, इन्फिनाइटली, मतलब ये अनंत तक जा रहा है, नीचा भी क्या अनंत तक जा रही है, ठीक है। एक वायर है, एल्युमिनियम कॉपर या कोई भी एक वायर है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर क्या है, चार्ज है। क्या यहाँ पे बोल दिया है, इसके ऊपर क्या है, वायर के ऊपर देख चार्ज है, इसको पॉजिटिव चार्ज हम रख दिए, लो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब तुमसे पूछ रहा है इसके चारों तरफ क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो, हमको क्या करना है कि किसी पॉइंट पे इसके चारों तरफ कोई एक पॉइंट ले लो, जैसे कोई पॉइंट यहाँ पर पी ले लिए, ठीक है। इस पॉइंट पी पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। किस क्या चीज लगाएंगे हम लोग, गॉस लॉ लगाएंगे। गॉस लॉ के थ्रू हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। देखो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ड्यू टू मतलब के वजह से, किसके वजह से, इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। मतलब कि एक ये वायर है, कैसा है, इन्फिनाइटली है, मतलब अनंत तक ये वायर जाती है, ठीक है। इसके पास ये क्या है, चार्ज्ड है, मतलब इसके पास क्या है, ये चार्ज है इस वायर के पास। अब देखो, अब ये बोल रहा है किसी पॉइंट पी पर गॉस लॉ के द्वारा, गॉस लॉ क्या कहता है कि कोई भी ओपन बॉडी को उसको क्या करना है, क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद क्या हम लोग निकाले थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले थे। तो जो भी है, तो यहाँ पे बोल रहा है इस पॉइंट पी पर गॉस लॉ के मदद से तुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये हेडिंग लाइन समझ में आया सबको। देखो, अगर मैं और थोड़ा इसको आसान करूं, ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, इसको निकालना है। तो चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहाँ पे निकालना है, कोई तो कोई पॉइंट तो देगा ना तुम लोग को। तो वो पॉइंट क्या दिया है, ये पॉइंट पी देगा। मतलब तुम लोग को पता है अगर कोई चार्ज है, उसके चारों तरफ क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके चारों तरफ निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखो, इसके किसी, ये बहुत सारा लोकेशन है ना, किसी एक पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट रेंडमली मान लिया है कि किसी एक पॉइंट, मान चलो ये पॉइंट पी है, यहाँ भी निकाल सकते हो, यहाँ भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं जनरली एक पॉइंट माना हूँ, क्या, पी माना हूँ। इस पॉइंट पर तुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसके वजह से निकालना है, गॉस थ्योरम के वजह से निकालना है। कैसे निकालेंगे हम लोग अभी देखेंगे, बट क्या करना है, ये चार्ज्ड वायर है, और इस पॉइंट पी पर क्या करना है तुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये तुम्हारा हेडिंग लाइन हुआ,
ये समझ में आया सबको? अब हम लोग क्या किए हैं, लेट अस कंसीडर्स अ वायर्स, हम लोग क्या किए, एक वायर को कंसीडर किए हैं, मतलब एक वायर लिए हैं विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लेमडा है। और तुम लोग को बताया था लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, कि ये वायर है, इस वायर का लेंथ कितना है, ये एल मान कर चलो, अभी इस वायर का लेंथ हो गया, इस एल लेंथ वायर पर कितना चार्ज है, मतलब कि इस एल लेंथ वायर पर कितना टोटल चार्ज है, इसी को हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। बताओ, इसको समझाने की जरूरत है दोबारा, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? नो सर। अब ये समझ में आया, सोचो आधा समस्या तुम लोग को खत्म हो गया। इसको हम सोच रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को मैं यहाँ लिख दूं, लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू होता है कि एल लेंथ पर कितना टोटल चार्ज है, ये तुम्हारा क्या हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया, जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है, अब देख, अब क्या करना है आगे हम लोग को, टू फाइंड, निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, मतलब इस पॉइंट पी पर क्या निकालना है तुमको बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तब हम क्या किए, वी कंसीडर, हम लोग सोचे हैं, कंसीडर मतलब क्या, सोचना, वी सोचे हैं क्या, अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल बेलनाकार का, या जो घर में तुम गैस चूल्हा यूज करते उस आकार का हम क्या किए हैं, एज्यूम किए हैं, एक सिलिंड्रिकल सिलिंड्रिकल क्या किए हैं, शेप को हम यूज किए हैं। अब देखो, तो यहाँ चलो एक सिलेंडर से इसको क्या करते हैं, घेर देते हैं। अब बताओ ये सब यूज हो रहा है कि नहीं, जो मैं पिछला पढ़ाया था, मैं प्लानिंग करके पढ़ाया था ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो अगला क्लास में। हम लोग क्या किए हैं, एक गॉसियन सरफेस लिए हैं, ठीक है, कैसा है, सिलिंड्रिकल है, तो ये क्या है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिए हैं। ये बात सबके समझ में आया? किसी बच्चा को दिक्कत तकलीफ समस्या है? जैसे हम जो आकृति हम ड्रॉ किए वही मैं इंग्लिश में इसको लिख दिया, एग्जाम में तुमको ये लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि ड्राइंग करके आ जाना। यहाँ तक समझ में आ गया मुझे क्या करना है, ये इस गॉस लॉ एप्लीकेशन में क्या निकालना है, ये चीज समझ में आया सबको? यस सर। चलो हम निकाले अब देख कितना आसान है निकालना। अच्छा एक बात अगर बताऊं, एक वायर पर क्या है, चार्ज है, बहुत सारा चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई ड्रॉ कर देगा, कैसा होगा, किधर किधर जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बताओ। ये जो चार्ज है, हाँ, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, चारों तरफ होगा कि नहीं, जो हम लोग सबसे पहले ही पढ़े थे, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर भी होगा, इस तरफ भी होगा, मतलब इस चार्ज के चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उसी तरह से इस चार्ज का भी होगा बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज का भी होगा बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ, तो जितना चार्ज है, जितना चार्ज है सबका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, तो ये क्या हो गया, ये इस पूरे सिस्टम को क्या बोलोगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी तुम बोल सकते हो, जो पहले ही बोले थे। बट वैसे ये बता दिए कि जे ऐसे चार्ज रखो ना, प्लस प्लस से रटना नहीं कि ये प्लस प्लस है, ये भी इमेजिन करना है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ कहाँ जा रहा है। देखो, अब हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो, तुम लोग बताओ, गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ क्या होता है कि सर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू होता है, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया वेक्टर्स, ठीक है, इक्वल टू किसका होता है, गॉस लॉ क्या बोले हैं, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्लोज्ड सरफेस, कितना हो गया मान कर चलो, टोटल चार्ज तुम्हारा क्यू ले लो, क्यू पॉजिटिव लगेगा कि निगेटिव लगेगा, अगर मैं चार्ज डेंसिटीज को मैं पॉजिटिव माना हूं तो पॉजिटिव ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, टोटल चार्ज ही तो हमको देखना है, तो यहाँ पे टोटल चार्ज क्या माने, पॉजिटिव क्यों माने, चलो कोई नहीं पॉजिटिव ले लेता हूँ। सुनो, तो हम लोग जानते हैं गॉस लॉ इक्वल टू क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड बॉडी
इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया वेक्टर इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्लोज्ड बॉडी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है हम लोग का गॉस लॉ होता है, जो हम लोग इससे पहले हम लोग समझे थे और अच्छे से समझे थे कि गॉस लॉ क्या होता है। अगर तुम लोग को नहीं पता है, तुम लोग वो मैं जो लास्ट क्लास में बताया था प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, इसको हम लोग क्या कहते, प्रूफ किए थे इसको गॉस लॉ को। तो चलो आज हम लोग देखते हैं इससे आगे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट पॉइंट पी पे निकालते हैं। अब ध्यान से देखना, ये जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस को अलग अलग भाग में हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला भाग देख एक सर्कल है कि नहीं, ऊपर वाला भाग, एक नीचा वाला भाग क्या है, सर्कल है, और बीच में क्या है, बीच में जो कर्व एरिया है ये तीसरा वाला भाग हो गया। मतलब मैं क्या बोला अभी कि देख, एक तो ऊपर वाला ऐसे भाग हो गया, ऊपर वाला भाग ये, इसको हम DS1 मानेंगे, मान के चलते हैं DS1 है। अब देखो ये जो नीचा वाला एक भाग दिख रहा है, यहाँ पर देखो ये नीचा वाला भाग है, इसको हम DS2 मानते हैं। ये जो नीचा वाला भाग तुमको दिखा, इसको हम DS2, अच्छा DS1 DS2 क्या है बताओ तुम लोग। ये ये DS2 क्या है, ये मैं पूछ रहा हूँ, एक बार और बोल। देखो मैं क्या बोला, हाँ सरफेस एरिया होगा, सुनो मैं क्या बोला, इस सिलेंडर कितना भाग से मिलके बना है, तीन भाग से मिलके बना है। क्या है, एक ऊपर वाला भाग हो गया, ऊपर का एक सर्कल, ढक्कन को हटा दो, ढक्कन खोल के क्या साइड में रख दिए, पूरा ढक्कन को हम क्या नाम दिए हैं, सुनो ध्यान से, इसको आ, एक एरिया का नाम दिए, DS1 क्या है, सरफेस एरिया इसका है। और नीचा वाला भी क्या है, एक सरफेस एरिया है, ये एरिया नंबर 2 हो गया। अब बताओ तीसरा एरिया कौन सा होगा, यहाँ देख, ये जो यहाँ पे दिख रहा है तुमको इस तरह से लाइन, ये क्या हो गया, ये तीसरा एरिया हो गया, इसको हम DS3 मान लेते हैं। अब बताओ ये जो सिलेंडर है ये कितना भाग से मिलके बना है, तीन भाग से मिलके बना है। एक तो ऊपर वाला ढक्कन हो गया देखो, एक नीचा वाला हो गया, और एक बीच वाला जो खांबा हो गया, चारों तरफ दोनों ढक्कन को आपस में ज्वाइंट करके रखा है, ये तीन चीज हो गया। तीनों को हम क्या किए, अलग कर लिए, तो ये क्या है, DS3 है। ये थ्री एरिया कैसे हम बाहर निकालिए, समझ में आया सबको कि कंफ्यूजन है, चलिए बताओ, ये सबको समझ में आया कि कंफ्यूजन है। देखो ये मैं कल्पना करके ये ऐसे लिखा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ ऊपर वाला ढक्कन, ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो फर्स्ट नंबर वाला क्या है, सरफेस एरिया है, जो फर्स्ट वाला सरफेस एरिया है, यहाँ पर देखो, ये जो सरफेस एरिया है तुम लोग के पास, यहाँ पर बताओ एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, किसी सरफेस के परपेंडिकुलर्स क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर्स एक लाइन खींचेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एरिया वेक्टर कहेंगे। तो एरिया वेक्टर ये किसका हो गया, DS1 का हो गया। तो चलो यहाँ पे हम एक एरिया वेक्टर बनाते हैं, इस पॉइंट से मतलब किसी सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन खींचना एरिया वेक्टर कहते हैं। और एरिया वेक्टर क्लास में इसको हम लोग अच्छे से पढ़े थे। ये तुम्हारा क्या हो गया, एक एरिया वेक्टर हो गया। अब देखना ध्यान से, अब उसी तरह से नीचा वाला जो सरफेस दिख रहा है यहाँ पर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ध्यान समझना, ये नीचा वाला परत है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचोगे नीचे के तरफ, तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा एरिया वेक्टर हो जाएगा। इस लाइन के ध्यान से देखना, ये जो सर्कल दिख रहा है तुम लोग को, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन नीचे की तरफ खींचे हुए, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रखें, एरिया वेक्टर रखें। यहाँ तक सबको समझ में आया एरिया वेक्टर क्या होता है, किसी को दिक्कत भी है, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, किसी को दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नो सर, और मैं बताया था कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर कितना होता है, याद करो, कर्व सरफेस का बहुत सारा होगा, ठीक है।
जिसको हम इन्फिनिटी बोल सकते हैं। अब बताओ, यहाँ जो छोटा छोटा एरिया होगा, यहाँ जो छोटा छोटा एरिया होगा, ये बहुत सारा एरिया होगा। और एरिया कितना होगा सर? बहुत सारा, मतलब क्या इन्फिनिटी बोल सकते हो। तो ये छोटा सा एक सरफेस है, मतलब एक छोटा सा सरफेस है, इस सरफेस से परपेंडिकुलर से एक लाइन खींचना क्या हो जाएगा ये बताओ? एरिया वेक्टर हो जाएगा। उसी तरह से बहुत सारा एरिया वेक्टर बनेगा। अब नीचा वाला देखो, ये भी क्या है? छोटा सा एरिया। छोटा सा एरिया से उसके परपेंडिकुलर से एक लाइन खींचना, चलो एक लाइन खींच दिए, ये क्या हो गया? एरिया वेक्टर हो गया। उसी तरह से इसमें बहुत सारा क्या बनेगा? एरिया वेक्टर बनेगा। इधर भी एरिया वेक्टर बना दिए, इधर भी बना दिए। मतलब एज्यूम करो कि इसमें बहुत सारा एरिया वेक्टर बन रहा है। तो यहाँ पे टोटल 3 कंडीशन आया। 3 कंडीशन क्या? फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट केस में ऊपर वाला भाग लिए हैं। सेकंड में क्या किए हैं? ध्यान से देखना, जो सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड में क्या किए हैं? नीचा वाला भाग लिए हैं। जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या किए हैं? इसके बीच वाला भाग को लिए। इसको 3 पार्ट में क्या किया हम लोग? डिवाइड कर दिए, ताकि हमको इजी होगा सॉल्व करने के लिए। गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ क्या कहता है कि सभी एरिया को इकट्ठा करना, या गॉसियन, गॉस लॉ यही बोलता है क्लोज्ड बॉडी के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। या वो छोड़ो, सब भूल जाओ। अभी तुमको क्या करना है? अभी जो मैं समझाया हूँ एरिया वेक्टर, ये समझ में आया? नहीं तो और थोड़ा डीपली जाओगे तो कंफ्यूज हो जाएगा तुम लोग। बट ये समझ में आया कि नहीं बताओ? ये तीनों चीज, तीनों एरिया वेक्टर। ठीक है। एक 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 आराम आराम से जो है ना आगे बढ़ते हैं, ताकि इजी होगा समझने में। चल ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब क्या लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एज्यूम करो किधर होगा। ध्यान से देखो, किसी पॉजिटिव चार्ज से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा। तो मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम इस तरफ ले रहे हैं। ध्यान समझना, हर एक पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा। और कैसे निकलता है? परपेंडिकुलर्स कभी भी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी निकलती है, कैसे निकलती है? परपेंडिकुलर्स निकलती है किसी भी सरफेस से। तो हम यहाँ क्या किए? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, सभी चार्ज से क्या किए? परपेंडिकुलर्स क्या किए? इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाल दिए, जो हम लोग क्या कहते बहुत पहले ही पढ़े थे। ये किसी को दिक्कत भी है कि सर पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है, और कहाँ जाकर रुकता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? निगेटिव चार्ज पे जाके। हाँ, तो ये क्या तुम्हारा क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ से फील्ड, एल से लाइन। ठीक है। अब ध्यान से देखना तुम लोग, ये तुम्हारा एरिया वेक्टर हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे है? इस तरफ है। ध्यान से देखना, ये तुम्हारा एरिया वेक्टर हो गया इसके ठीक परपेंडिकुलर्स। मतलब देख, ध्यान से देख, यहाँ पे मान चलो पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से देखना, और इस एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, और तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। हाथ इसने मोड़ सकता हूँ, देखो, ये तुम्हारा क्या हो गया? एरिया वेक्टर हो गया। और ये तुम्हारा इस डायरेक्शन में क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। बताओ एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस किस तरफ है? इस तरफ है। एरिया वेक्टर से क्या है? परपेंडिकुलर्स है। तो यहाँ देखो, जो एरिया वेक्टर है, ये तुम्हारा एरिया वेक्टर हो गया। और ठीक इसके परपेंडिकुलर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो यहाँ पर तुमको दिख रहा है। ये क्या है? तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। ये बात क्लियर हुआ? फर्स्ट सरफेस से किधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, किधर एरिया वेक्टर होगा, ये चीज समझ में आया सबको? यस सर, यस सर। अब बताओ, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कितना एंगल बन रहा है? अगर मैं कहूंगा थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ, तुम लोग क्या कहेगा? सर आप बताए थे एरिया वेक्टर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल होता है कितना कितना है? यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है। अब देखो उसी तरह से यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इस पॉइंट पे यहाँ से देखो एरिया फील्ड नीचे की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर इधर है। ये इधर हो गया क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब देखो, तो यहाँ से क्या करोगे?
एक मिनट, इसको मैं दूसरा कलर से दिखाता हूँ। ये DS2 इसी लाइन में ले लिया हूँ, कंफ्यूज नहीं होना कोई। देख, ठीक इसके परपेंडिकुलर्स क्या लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिया। अब बताओ, एरिया वेक्टर नीचा है, मतलब ये नीचे की तरफ है, और ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो टोटल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं। एरिया वेक्टर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया। ये बतवा क्लियर हुआ कि नहीं सबको, ये मेन पॉइंट है, ये बात सबको क्लियर हुआ कि नहीं। जी सर। अभी भी कही छो, ईमानदारी से बता, सबकी बात दूगो समझ में लो कि नहीं। कन्फर्म, विश्वास कर लियो। कह सके हो, चल ठीक है। अगर विश्वास कर सके तो आर समझ गए, समझ गौस लो जो प्रूफ भए गेले। कैसे, देखिए। अब देखो, DS1 वाला एरिया समझ गए और DS2 वाला समझ गए। अब DS3 पे आते हैं। तो अब देखो, यहाँ पर एक छोटा छोटा सा एरिया है। ये क्या हो गया, तो किसी एरिया के परपेंडिकुलर लाइन खींचना क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है। एक ये एरिया वेक्टर हो गया। उसी तरह से आप बहुत सारा क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। लेकिन देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं। जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, वो एक ही दिशा में है कि नहीं, वन डायरेक्शन में है कि नहीं, सब बताओ। अगर मैं कहूं, यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया ई, हर एक जगह पे, ये नहीं कि एक प्लेस पे, सारे प्लेस पे देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना है, ई है। और उसका एरिया वेक्टर किधर है, एरिया वेक्टर उसी डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है। अब ये बताओ तुम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना डिग्री का एंगल बना है। अगर मैं कहूंगा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ, अगर यहाँ कहूंगा थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना होगा, 0 डिग्री होगा। कैसे होगा, एक बार और समझ लो, कंफ्यूजन में नहीं रहो कोई चीज। देख, ये मेरा हैंड हो गया, ठीक है, ये मानो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ये क्या है, मेरा एरिया वेक्टर हो गया। ध्यान समझना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देख ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या है, 0 डिग्री एंगल पे है। मतलब एंगल कब बढ़ता है, कोई भी लाइंस, ध्यान से देखना, जैसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो, एंगल बढ़ रहा है, मतलब इस दोनों बीच का डिस्टेंस क्या है, बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पे कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तुम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। अब देख, जैसे इसको हम नीचा करते हैं तो एंगल क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। अगर पूरे यहाँ पे हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री एंगल कहेंगे। मतलब कोई भी दो लाइन एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही प्लेन में हो, मतलब एक ही दो चीज एक ही डायरेक्शन में हो, उस दोनों के बीच का एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री बनता है। अब क्लियर हुआ अच्छे से सबको। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या है, एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया सबको, किसी को दिक्कत तकलीफ समस्या। हाँ सर। एक चीज और समझना है, बस यहाँ से आगे कहानी खत्म हो जाएगा। क्या कहानी खत्म होगा, देख मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम लोग को पॉइंट बाय पॉइंट बताने का, ताकि तुम लोग को कोई चीज रटना नहीं पड़े कैसे होता है। और आज बताओ, क्या नया पढ़े हैं, अगर ऐसा कुछ है जो नया पढ़े हैं बताओ। क्या ये पहले से नहीं जाता था तुम लोग, कि बता, इस सब पहले से नहीं जाने से तुम्हारे। चल ठीक है, सुन ध्यान से सब, सुनो ध्यान से एक चीज और। अगर दो वेक्टर दे दिया, याद करो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्लास में, यहाँ पर क्या एरिया वेक्टर दे दिया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया। अगर मैं कहूंगा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर्स, मतलब इसका जो एरिया है, इंटू कोस थीटा। मतलब अगर मैं बोलूं E इंटू
एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया वेक्टर्स, ds1 हम यहाँ पे रखें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इंटू ds1 कोस थीटा, ये तुम्हारा सरफेस दे दिया है, ds सरफेस है, छोटा सा सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया E, और यहाँ पे सरफेस एरिया भी तुमको दे दिया इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में क्या दे दिया तुमको, सरफेस एरिया दे दिया, जिसको हम डी एस वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, और तुम लोग को बताया था ये सरफेस एरिया वेक्टर है, ध्यान समझना, इसको कहते हैं सरफेस एरिया वेक्टर। अब बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इक्वल टू, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया वेक्टर्स, ठीक है। कोस थीटा कहाँ से आ गया फिर, इंटू, हाँ, ए जो एरिया वेक्टर है ना, उसके लगा क्या आया है, कोस थीटा है। मैं बताया था, सुनो, मैं बताया था किसी भी वेक्टर का दो कंपोनेंट बनता है, किसी भी वेक्टर का दो कंपोनेंट बनता है। अगर ये ई कोस थीटा इस डायरेक्शन में, हाँ, इस जो इस डायरेक्शन में है, ये क्या हो गया, ई वाला वेक्टर हो गया। अब देखो इसका, इस वेक्टर का जो ई वेक्टर है उसका दो कंपोनेंट हमेशा बनेगा। तू रेखा एरिया वेक्टर क्लास में रही तू, वही टाइम में ज्वाइन के लिए रहे, लेक्चर देख ली रहे एरिया वेक्टर के, तो वही में नहीं समझ में लो रहे। अच्छा एरिया वेक्टर के, एरिया वेक्टर की क्लास में बतैलियो रहे, यहाँ बतैलियो रहे ना एरिया वेक्टर क्लास में, इको स्टैक एनालिसिस है। सुनो ध्यान से, अब देखो, अच्छा देखो, ई किसी भी वेक्टर का दो कंपोनेंट होता है, ठीक है। एक ई कोस थीटा की तरफ होता है, और दूसरा क्या, इसके परपेंडिकुलर ई साइन थीटा होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा क्या, ई कोस थीटा हो जाएगा। मैं तुम लोग को बताया था, क्या बताया था, किसी सरफेस से परपेंडिकुलर क्या निकलता है, एरिया, मतलब एरिया वेक्टर होता है, मतलब किसी सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, ये मान चलो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये मान चलो कि एक छोटा सा एरिया है, इसके ठीक परपेंडिकुलर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कहाँ पे होता है, किसी भी सरफेस की क्या होता है, सर परपेंडिकुलर होता है, वो सरफेस से होके नहीं जाता है। मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं देते, ये सरफेस से होके नहीं देते, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस से परपेंडिकुलर हमेशा जाएगा, ऐसा क्या, ये प्रॉपर्टीज है। तो ई कोस थीटा हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि ये सरफेस से क्या हो जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है। ई साइन थीटा इसलिए नहीं लिए क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, सरफेस से होके जा रहा है। तो इसका प्रॉपर्टीज कहता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, कि कभी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है सरफेस से परपेंडिकुलर जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा, इसलिए ये ई कोस थीटा होगा। इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम लोग को लिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू जो सरफेस एरिया वेक्टर इंटू कोस थीटा, क्यों लिए, क्योंकि सर ये सरफेस से क्या है, परपेंडिकुलर है। ये बात समझ में आया, किसी को दिक्कत तकलीफ समस्या। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, चलिए पिछुलका क्लास रो, पिछुलका क्लास अगर डिलीट करे छो, ओजका क्लास पे तू आ, ध्यान समझना। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई इंटू इसका एरिया। क्या हुआ, क्लास एंड हो गया क्या, अच्छा 15 मिनट है, कोई तो लेफ्ट हुआ है अभी, हमको लगा सब लेफ्ट हो गया है। क्लास कंप्लीट हो, अरे खत्म होने से 2-3 मिनट पहले हमको बोल देना, ध्यान समझना सब। देखो अब
इस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग निकाल लिए। उसी तरह से इस एरिया का बताओ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्या होगा, ई इंटू डी एस, जो इसका सरफेस एरिया वेक्टर कितने डी एस टू इंटू क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। ये कैसे होता है हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। उसी तरह से यहाँ पे बताओ ये जो कर्व सरफेस है इसका कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू डी एस कोस थीटा हो जाएगा, डी एस, एक मिनट, ई इंटू डी एस थ्री कोस थीटा हो जाएगा। ये कोस क्या है, ये थीटा है, छोटा सा जगह बचा है, कोई बात नहीं। इसका क्या हो जाएगा कर्व का, हाँ सर, आ रहे हैं सर, सर आ रहे हैं उस पे। बट मैं थीटा लिया हूँ मतलब क्या लिया हूँ, दो दो वेक्टर के बीच का एंगल है, उस पे हम आ रहे हैं सर। समझ में आ गया गोलू, हाँ आगे देखो आएंगे उस पे हम। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा कर्व सरफेस का, ई इंटू डी एस कोस थीटा। और थीटा क्या है मैं तुम लोग को बताया है, द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल है। अब देखो ध्यान से देखो यहाँ पर, तो चलो हम लोग अभी क्या करते हैं इसको आगे देखते हैं। ध्यान से देखना, हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई इंटू डी एस, ये होता है इक्वल टू किसका होता है, क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट होता है। अब देखो यहाँ पे क्लोज्ड बॉडी है, क्लोज्ड बॉडी मतलब क्या, ये जो पूरा गॉसियन सरफेस है ये क्या है, क्लोज्ड बॉडी है। यहाँ पर हम क्या किए, अलग अलग पार्ट में हम तोड़ दिए। अब जब क्लोज्ड बॉडी को ओपन करोगे तो जो इंटीग्रेशन का जो यहाँ पे क्लोज्ड बॉडी का सिंबल है, ठीक है, क्लोज्ड बॉडी का जो सिंबल है हम बताए थे तुम लोग को कब लगाते हैं कब नहीं लगाते हैं। इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा बताओ, यहाँ पर तीनों पार्ट को, सिलेंडर का तीनों पार्ट को अगर जोड़ देगा आपस में तो ये क्लोज्ड बॉडी के बराबर हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ इस क्लोज्ड बॉडी को मैं जब ओपन करूंगा तो कैसे करूंगा, ई इंटू, ध्यान से देखना, इस सिलेंडर का ऊपर वाला भाग कितना है, ई इंटू डी एस वन कोस थीटा, ई इंटू, यहाँ देख डी एस वन कोस थीटा प्लस फर्स्ट वाला भाग हो गया ऊपर वाला भाग। अब उसी तरह से नीचा वाला भाग देखो इसका, ये क्या हो गया नीचा वाला भाग, इसको भी जोड़ दो, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एस टू कोस थीटा। ये भी पार्ट हो गया, दोनों पार्ट को जोड़ दिए। तीसरा पार्ट जोड़ेंगे तो टोटल गॉसियन सरफेस को जोड़ देंगे, तो प्लस कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस थ्री कोस थीटा। ये इक्वल टू किसका होगा, इक्वल टू होगा टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस बट्टे एप्सिलॉन नोट। यहाँ से मतलब क्या किया, इसके बराबर में यहाँ से यहाँ तक लिखा, उसके बाद ये जो पार्ट है इसको हम इधर रख दिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत भी है, क्लोज्ड सरफेस को हम ओपन कैसे किए ये समझ में आया सबको। और याद करो गॉसियन सरफेस में मैं अच्छे से ये बताया था, इंटीग्रेशन के क्लास में मैं अच्छे से बताया था। यहाँ तक किसी को दिक्कत तकलीफ समस्या बताओ। नो सर, ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं, देखो अब यहाँ पे ई इंटू डी एस वन कोस थीटा, देख यहाँ देख, ये जो थीटा है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है, तो यहाँ पे कितना है 90 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या रखोगे, कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू को क्या करना है पुट कर देना है। अब कोस क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस सेम इसी तरह से ई इंटू डी एस टू इंटू कोस क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखे 90 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू क्या हो जाएगा डी एस थ्री इंटू कोस कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। ध्यान से देख, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का बीच का एंगल यहाँ पे कितना है 0 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना है 0 डिग्री है, तो यहाँ पे हम 0 रख दिए। अब बताओ कोस 90 का वैल्यू कितना होता है,
जो कोस 90 का वेक्टर क्या होता है, कोस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो 0 गुने इस सब को करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो, प्लस कोस 90 डिग्री कितना हो गया, 0 हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये भी पार्ट 0 हो गया। प्लस अब यहाँ पे कोस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। इसको क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई करो तो यही आ जाएगा ई इंटू डी एस थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज। यहाँ पे देख टोटल चार्ज नहीं लिखे, टोटल चार्ज बट्टे एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज स्मॉल क्यू कैपिटल जो मर्जी करे लिख देना, बट टोटल चार्ज होना चाहिए क्लोज्ड बॉडी के अंदर में। अब बताओ, क्या यहाँ तक समझ में आया सबको। यहाँ तक मैं क्या किया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ, जो पहले से पता था, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी का जो क्लोज्ड बॉडी था उसको मैं ओपन करके उसका वैल्यू रख के आंसर निकाल लिया। ये तो ये यहाँ पर क्या है, ई इंटू डी एस थ्री इक्वल टू क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं सबके। यहाँ पे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एस थ्री। अब देखो यहाँ पे डी एस थ्री क्या है, ये जो डी एस थ्री है, देख मैं बताया था इंटीग्रेशन क्लास में, ई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालोगे इंटू डी एस थ्री, ये डी एस थ्री क्या है, यहाँ पे जो डी एस थ्री है, ये डी एस थ्री कहता है कि देखो, ये कर्व सरफेस जो एरिया है, छोटा वाला एरिया है, ये कितना है, डी एस थ्री है, छोटा है। अगर छोटा छोटा जोड़ोगे पूरा कर्व, जो पूरा कर्व है वो पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। तो यहाँ पे ये क्या कहता है कि ये जो तुम्हारा एरिया है, क्या है, ये जो पूरा कर्व बनेगा, छोटा छोटा जो टुकड़ा जोड़ेगा चारों तरफ, जो एक सिलेंडर टाइप का बनेगा, ठीक है। तो जो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा ना, तो वो तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच। एच मतलब क्या होता है, हाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एच यहाँ पे कितना माने हैं, मान के चलो एल माने हैं। तो यहाँ पे क्या देगा तुम लोग, रखेगा 2 पाई आर एल, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बताया था इंटीग्रेशन क्लास में, इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ डी एस थ्री का मतलब है कि ये जो छोटा सा जो एरिया है डी एस थ्री है, ध्यान समझना, एक छोटा सा एरिया जो है डी एस थ्री है, अगर इसको तुम छोटा छोटा एरिया को अगर पूरे जोड़ोगे तो क्या बनेगा, कर्व सरफेस एरिया बनेगा, जो हम अच्छे से हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेशन का मतलब है, इस टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना है, 2 पाई आर एल है। तो यहाँ से इसके बराबर क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, इक्वल टू नहीं, इक्वल टू कहाँ से आ गया, देख, इलेक्ट्रिक फील्ड गुने 2 पाई आर एल इक्वल टू कितना होगा, टोटल चार्ज बट्टे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये मैं कैसे किया सबको समझ में आया कि नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूजन में था, अभी क्लियर हो गया। चल ठीक है, ध्यान से देखिए हम किया भी बतलियो हन। हम ये बताए हैं, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस थ्री है ना, ये इक्वलिटी होता है सरफेस, कर्व सरफेस एरिया का होता है। कर्व सरफेस एरिया कितना है, 2 पाई आर एल है। तो इसके जगह पे हम क्या रखे हैं, 2 पाई आर एल रखे हैं, ठीक है। अब मुझे क्या पता है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, ध्यान से देखो, ये जो लीनियर चार्ज जो डेंसिटी होता है, क्या होता है, टोटल चार्ज बट्टे एल होता है। तो यहाँ देखो, यहाँ हम क्या जानते हैं कि सर लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बट्टे, चार्ज बट्टे इसका क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, ठीक है। मतलब वायर का जो लेंथ है, ये क्या हो जाएगा, ये एल हो जाएगा। अब बताओ, यहाँ से चार्ज का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक रख के इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू लेमडा इंटू एल हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर जो Q का वैल्यू है इसको रख दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q के जगह पे अगर लेमडा एल रखोगे तो लेमडा इंटू एल बट्टे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर तो मैथ तो आता होगा इतना, तो ये एल और एल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कैसे कटेगा, देखो, ई इक्वल टू क्या होता है,
इक्वल टू क्या रखोगे, लेमडा इंटू एल बट्टे 2 पाई आर इंटू एप्सल नॉट हो जाएगा, और इंटू एल है यहाँ पे एल भी रख दो। कैसे कट गया ध्यान से देखो, ये देखो ऊपर नीचे है ना, इसको क्या करो, इसको कट कर सकते हो। अब इक्वल टू डायरेक्ट क्या हो जाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं, ये वाला पॉइंट मैं एक स्टेप क्यों बढ़ा दिया, पहला वाला पॉइंट समझ में लो सबका। सुनो, देखो एल और एल कट गया तो क्या हो गया, ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा बट्टे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सर निकल के आ गया। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का इसको डायरेक्शन दे दो, देना यहाँ भूल गया। देखो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, हाँ अच्छा आर को छोड़ दिए, आर भी आएगा। तो यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये क्या है मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे इसको क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, फील्ड। अब बताओ लेमडा क्या है, लेमडा इक्वल टू है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, चार्ज डेंसिटी है। एप्सिलॉन नॉट क्या है बताओ, डेंसिटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। अब देख यहाँ पे आर क्या है, देख आर में यहाँ बताना भूल गया, ये आर है, ये जो पॉइंट पी, ध्यान से देख ये जो वायर है ना, और ये जो पॉइंट पी है इसके बीच का डिस्टेंस है आर। मतलब जो कर्व जो टू टू पाई आर एल लगा है ना, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्व। तो यहाँ पे जो आर तुमको दिखा, ये क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन मतलब क्या होता है, के बीच होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन क्या होता है, क्या होगा, वायर एंड पॉइंट पी। तो मतलब पॉइंट पी और वायर के बीच का क्या है, ये डिस्टेंस है। तो अब बताओ इस पॉइंट पी पर, किस पॉइंट पी पे, इस पॉइंट पी पर जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इतना आया है। ये बात समझ में आया सबको, ये बात सबको समझ में आया। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार और इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं शुरू से, 1 से 2 मिनट लगेगा, तो एक बार और क्लियर हो जाएगा। क्या रिवीजन करें इसको, जितना हम पढ़े हैं अभी। हम्म, सुनो ध्यान से, कौन सा कलर लो, चलो ये लेता हूँ। सुनो ध्यान से, हम लोग क्या किए हैं, हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ इस पॉइंट पी पर, ठीक है, और कैसा है, एक वायर पे निकालना था। अब देख हम लोग क्या किए, इस पॉइंट पी से एक क्या किए, एक गॉसियन सरफेस लिए। तो गॉसियन सरफेस क्या एज्यूम किए, सिलेंडर एज्यूम किए। अब देख ये जो गॉसियन सरफेस है, ये 3 चीज से मिलकर बना है, एक ऊपर वाला भाग, एक नीचा वाला भाग, और एक बीच वाला भाग। तो ऊपर वाला भाग क्या है, सर्कल है, नीचा वाला भाग क्या है, सर्कल है, और बीच वाला भाग क्या है तुम्हारा, ये कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस हो गया। अब बताओ, अब बताना नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि ऊपर वाला जो भाग है, ये क्या है, किसी सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन खींचते हैं उसको क्या कहते हैं, सरफेस एरिया वेक्टर्स या एरिया वेक्टर कहते हैं। तो ये क्या हो गया, एरिया वेक्टर हो गया। ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो यहाँ से क्या हो गया, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, हमको पता है, पहले पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ds1 जो एरिया है वो इंटू कोस थीटा हो जाएगा। उसी तरह से जो नीचा वाला सर्कल है उसके ठीक परपेंडिकुलर से एक लाइंस निकलेगा, उसको कहते हैं एरिया वेक्टर्स इंटू ये हो गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। इसके बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। उसी तरह से जैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ निकालना है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा ई इंटू ds2 इंटू कोस थीटा हो जाएगा। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। उसी तरह से जो कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा।
थीटा क्या रखे, 0 डिग्री रखे। अब हमको क्या करना है, गॉस लॉ लगाना है। गॉस लॉ लगाने क्या करना पड़ेगा, ये जितना भी टुकड़ा है सबको जोड़ देंगे साथ में, मतलब जितना जो गॉसियन सरफेस है तीनों को हम जोड़ देंगे आपस में। तो बस वही हम किए हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस दिख रहा है तुम लोग को, इसका मतलब क्या, टोटल गॉसियन सरफेस हो गया। इसको चलो हम ओपन किए हैं, तो ओपन कैसे किए हैं, तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक पार्ट, ये क्या है, इस एरिया ऊपर वाला ढक्कन का भाग है। और ये जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, नीचा वाला ढक्कन का भाग है। मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है ना, ई इंटू डी एस कोस थीटा, वही रखा हूँ यहाँ से यहाँ तक। और दूसरा वाला पार्ट का ये रखा हूँ, और तीसरा वाला पार्ट का ये रखा हूँ। ये क्या है, कर्व सरफेस का है, जो ये वाला सरफेस हो गया, इसके बीच वाला सरफेस हो गया। इक्वल टू क्या है, टोटल चार्ज बट्टे एप्सिलॉन नॉट है। और मुझे पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, टोटल चार्ज बट्टे लेंथ होता है, किसका, वायर का लेंथ या हाइट जो भी बोल सकते हो। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या किए हैं, जो थीटा है, थीटा की जगह पे क्या 90 रखे हैं, यहाँ से कहाँ से, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच का जो एंगल बनेगा वो रखे हैं। उसी तरह से यहाँ भी रखें, उसी तरह से यहाँ भी रखें। तो कोस 90 डिग्री कितना हो गया, 0 हो गया। उसी तरह से कोस 0 डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया। इसको जब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया, मेरा ये वाला पार्ट आ गया, ई इंटू डी एस थ्री इक्वल टू क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या किए, ये जो वाला पार्ट हमको आया है, तो मुझे पता है ये जो कांस्टेंट वाला भाग है, इंटीग्रेशन से बाहर कर लिए हैं। कर इंटीग्रेशन किसके साथ करना है, डी एस थ्री के साथ करना है। एक्चुअली ये है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस थ्री। ये क्या है, ये कर्व सरफेस एरिया है। तो ये जो कर्व सरफेस एरिया ना, इसको बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ डी एस थ्री लिख सकते हो। मतलब ये जो छोटा भाग है, इस चीज छोटा भाग को और पूरा को जोड़ेगा, छोटा छोटा पूरा भाग को जोड़ेगा, ये क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया बनेगा। इसलिए हम 2 π r l इसको इसके बराबर हम रखे हैं। तो यहाँ देखो, इसके बराबर हम क्या रख दिए, 2 π r l। ये क्या है, इसका वैल्यू है, इसके जगह पे मैं 2 π r l रख दिया। अब देखो ई इंटू 2 π r l इक्वल टू होता है लेमडा इंटू एल। ये कैसे लिया, मुझे पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू होता है टोटल चार्ज अति एल लेंथ पर कितना चार्ज है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी कहता है। अब यहाँ से चार्ज कितना आया, लेमडा इंटू एल आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखे, लेमडा इंटू एल रखे, किसके जगह पे, चार्ज क्यू के जगह पे, बट्टे एप्सिलॉन नोट किए हैं। अब क्या किया, इसको एल एल को काट दिया, ठीक है। अगर एच रखता तो एच एच को काट देता, मतलब ये जो भी वेरिएबल्स है ये कट जाएगा। कटने के बाद क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा आया है, लेमडा बट्टे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आया है। जहां पे ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेमडा है लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर। अब देख, ये क्या, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच का है, वायर और पॉइंट पी के बीच पे है। बताओ, वन शॉट में समझ में आया, इतना जल्दी फास्ट। अगर मैं चाहूँ ना, इस क्लास में 5 से 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कर सकता हूँ। अब इसी चीज को तुम 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना, अगर प्रैक्टिस करोगे तो हमको लगता है तुम लोग बिना देखे हुए इजीली इसको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता है एट पॉइंट पी पे। अब बताओ, सबको सही समझ में आया, अच्छे समझ में आया। अच्छा एक चीज और बताओ मुझे, एक चीज और बताओ, दिमाग लगाना तुम लोग। डायरेक्टली प्रोपोर्शन में क्या होता है, पहला वाला वैल्यू जितना बढ़ेगा उतना ही दूसरा वाला वैल्यू बढ़ेगा। इन्वर्सली क्या हो जाएगा, ये ज्यादा बढ़ रहा है तो ये कम बढ़ रहा है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, फिर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। इसको कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब मुझे ये बताओ, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, जितना वाइड पर रहेगा उतना ही रहेगा। 2 पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी फिक्स है। एप्सिलॉन नोट भी फिक्स है, किसी मटेरियल का है। आर क्या है, डिस्टेंस, जो पॉइंट पी है, ये जो पॉइंट पी है, यहाँ पर ये जो रेडियस है, ये पॉइंट, क्या मैं कल के क्लास में बोला था, क्या मैं इसको एक ही जगह रख सकता हूँ, मैं जगह चेंज कर सकता हूँ कि नहीं, कल की क्लास में क्वेश्चन भी दिया था। जी सर। अब बताओ, अगर पॉइंट पी को चेंज करेंगे, ये वाइड हो गया, ये पॉइंट पी हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस कितना, आर है। अब बताओ, मुझे नहीं सर, मुझे पॉइंट पी को यहाँ पे रखना है, बताओ आर बढ़ेगा कि नहीं। अगर इस पॉइंट पर यहाँ पर रखना है तो ये जो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये बढ़ेगा। अब बताओ मुझे, तुमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है 1/√m
आर, ध्यान समझना, ये जो कांस्टेंट वाला भाग है इसको मैं थोड़ा अलग कर दिया, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जो कांस्टेंट वाला भाग है ना उसको मैं अलग कर दिया हूँ। ध्यान से दिख रहा है तुमको ये कांस्टेंट वाला भाग, ये भाग को क्या क्या मैं अलग कर दिया। मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि डिस्टेंस को चेंज करने से, मैं ये कंपेयर कर रहा हूँ कि डिस्टेंस को कम या ज्यादा करने से इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तुम लोग ये बताओ, अगर रेडियस बढ़ा, अगर रेडियस बढ़ा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इन्वर्सली, व्युत्क्रमानुपाती जिसको हिंदी में कहते हैं। अगर ये बढ़ेगा तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कमेगा, घटेगा, ये पता है तुमको। इसका मतलब क्या, कि चार्ज से जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उतना कम होगा। जितना चार्ज के नजदीक लाओगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। मैं तुमको मैग्नेट का एग्जांपल ही बताया था, नजदीक लाया था तो क्या फोर्स, मैं एज ए एग्जांपल में बताया था, नजदीक में फोर्स बढ़ रहा था और दूर करने के बाद क्या हो रहा था, फोर्स कम रहा था। वही सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई वायर है, कोई चार्ज है, ठीक है, इससे जितना दूर वस्तु रहेगा उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बताओ ये फर्स्ट क्लास जो हम लोग किए थे वही क्लास से मिलता जुलता है कि नहीं, लगभग लगभग मिल रहा है कि नहीं? हाँ, हाँ। इसका मतलब बताओ, अगर अगर आर को इनफाइनाइट कर दिया जाए, एक ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं तुम लोग को समझ में आता है कि नहीं। एक ग्राफ बनाते हैं किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच। ये क्या है, तुम्हारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है, ये आर है। और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ध्यान से देखना तुम लोग, दो चर वाला रैखिक समीकरण का पर है ना सर? हाँ, इसके थ्रू अच्छा रहेगा। अगर यहाँ पे ई दे दिया इक्वल टू 1/r दे दिया, ठीक है। अब देखो, चलो इस तरह से देखते हैं किसको टेंथ का आता है यहाँ पर, याद कर टेंथ। ये ई है और ये आर है। क्या करता था, अगर आर का वैल्यू 0 लेगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आर का वैल्यू 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, मतलब ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो। कसम से तुम लोग को बहुत पीटने का मन करता है। टेंथ में दो चर वाला रैखिक समीकरण सब ग्राफ बनाया है कि नहीं बनाया, ईमानदारी से बता, नहीं तो हम ग्राफ पहले पढ़ाएंगे। हाँ, अरे हम समता सही बोले, इसीलिए तो इस पे भरोसा है समता पे। हमको अंदर लगता है कि समता की तरफ से आ जाएगा आंसर। हम ये नहीं कि समता की तरफ से ज्यादा झुकाव है, सब बच्चा की तरफ से आ सकता है। बट तुम लोग सोचो, तुम लोग मैथ, तुमको लगता है 0/0 है, वैसे 0/0 एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, नॉट डिफाइंड तुम बोला था, चल ठीक है। चलो इस पे भी थोड़ा विश्वास कर लेते हैं। बाकी बच्चा सब बैल गधा सब है मूर्ख सब। ये पता था कि नहीं, अगर ऊपर में कोई वैल्यू दिया हुआ है, अगर नीचा में 0 है तो इसको कितना, अनडिफाइंड, जिसको इनफाइनाइट कह सकते हो, ये होता है ना। अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट होता है ना। इसके बेस पे चलो समझाते हैं, समझाए, और इस पे थोड़ा इजी समझ आओगे। ये समझ में आया कि नहीं, वैल्यू के बट्टे में 0 रखेंगे तो कितना बराबर होता है, इनफाइनाइट के बराबर होता है कि नहीं। ये सबको समझ में आया, हाँ या ना बोलो सब। सुनो ध्यान से, देख डिमोटिवेट फील नहीं होना है तुम लोग को, नहीं भी आता है कोई बात नहीं, सीख लेंगे थोड़ा थोड़ा, मतलब क्या, थोड़ा सुन लो बात लेकिन सीख लो बात, ध्यान समझो। हम लोग ग्राफ देख रहे हैं, किसका ग्राफ देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और डिस्टेंस का। तो मान कर चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर ले लिए, ये क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। उसके बाद ये क्या है तुम्हारा, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस को किससे सूचित किए थे, आर से। तो ये क्या है, डिस्टेंस है तुम्हारा, डिस्टेंस कितना हो गया, आर।
और ये क्या है, ई तुम्हारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो बच्चा म्यूट ऑन किया है बंद कर लो, का डिस्टर्ब हो रहा है। ध्यान समझना सब। हम लोग क्या चीज का ग्राफ देख रहे हैं, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके डिस्टेंस के बीच का ग्राफ देख रहे हैं। अब देख 10th में तुम लोग पढ़ा है दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या पढ़ा है, अगर E इक्वल टू 1/ε 1/r है तो देखो, अगर हम r के जगह पे क्या रखें, r के जगह पे अगर हम जीरो रखेंगे, तो अगर r के जगह पे जीरो रखे हैं इक्वल टू कितना होगा, इन्फानाइट हो जाएगा। मतलब इलेक्ट मैथमेटिकली देखो, मैथ के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फानाइट। मैं दूसरा कलर से दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। ये मैं दूसरा तरीका से बता रहा हूँ ताकि इजी समझ में आ जाए। अब देख मैथ के हिसाब से ये क्या आ जाएगा, इन्फानाइट। इन्फानाइट मतलब कहाँ, तीर के निशान है कहाँ तक जा रहा है, इन्फानाइट तक। मतलब कहाँ जाकर रुकेगा मुझे नहीं पता है। अब देख, जब आर का वैल्यू जीरो रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, इन्फानाइट हुआ। अब देख, अब फिर क्या करना है, आर इक्वल टू कितना रखना है, 1 रखना है। यहाँ पे क्या रखा था, आर इक्वल टू 0। अब देख इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा 1/, आर के जगह पे कितना रखेगा, 1। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देख, अगर यहाँ पर आर के वैल्यू 1 रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 1 रखा। इसका मतलब क्या है कि अगर मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे 1 है, ये डिस्टेंस कितना 1 है, ये दोनों का ऐसे कुछ ग्राफ बनाता है ना तुम लोग, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या दोगे, 1 का। तो इसे समझाने के लिए मैं इसको ड्रॉ कर दिया हूँ, तुम लोग पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम बाद में मिटा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट इससे मिलेगा। उसी तरह से आर इक्वल टू कितना रखोगे, 2। दो जब रखोगे तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू 1/r। अगर आर के जगह पे 2 रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0.5। 0.5 हो जाएगा, ठीक है। जब r इक्वल टू 2, ध्यान से समझना, जब r 2 होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब 0.5 हो जाएगा। तो ये क्या तुम्हारा 0.5 हो जाएगा। तो अब इसी तरह से ध्यान समझना, जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड देख कैसे, मतलब जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है कैसे जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट जा रहा है। और यहाँ देख उसी तरह से डायरेक्ट हम क्या करते हैं, आ, क्या कर सकते हैं इसको, आर का वैल्यू कितना जीरो लिया, अगर आर का वैल्यू अगर इनफाइनाइट लेंगे तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड करा क्या हो जाएगा, 1/, इनफाइनाइट इक्वल टू कितना होता है, या ऐसे सोचो, सुनो या ऐसे सोचो, आर का वैल्यू क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5 तुमको लेके जा रहा है, ध्यान कंफ्यूज नहीं होना कोई। अगर आर का जो डिस्टेंस है मैं कहाँ तक ले जा सकता हूँ, इन्फानाइट तक, ध्यान समझना। अगर आर को इन्फानाइट तक लेके जाऊंगा और ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जा रहा है, ये भी इन्फानाइट तक जा रहा है, मतलब जब आर का वैल्यू कितना है, 0 है, जब आर का वैल्यू कितना है, 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इन्फानाइट पे। तो ये इन्फानाइट हो गया। अब देख, अगर डिस्टेंस को हम कहाँ तक ले जाएंगे, डिस्टेंस को हम कहाँ लेके जा रहे हैं, इन्फानाइट तक लेके जा रहा है। तो ये डिस्टेंस तुम्हारा क्या, इन्फानाइट तक जा रहा है। तो अब देख, इसका जो फाइनल ग्राफ बनेगा, इसका मतलब होता है कि जब डिस्टेंस को इन्फानाइट पे रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे हो जाएगा, इन्फानाइट पे जाके 0 होगा। ये 1/, आई थिंक 1/, जो इन्फिनिटी होता है क्या होता है, 0 होता है कि नहीं होता है, या कांस्टेंट होता है, या कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब डिस्टेंस को इन्फिनिटी पर लेके जाएंगे, मतलब जो पॉइंट पी है उसको इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे, तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ जाके 0 होगा, कहाँ जाके, इन्फिनिटी पर जाके 0, कहाँ पता नहीं। बट ये ग्राफ तुमको बताता है, ध्यान समझना, कंफ्यूजन नहीं होना ग्राफ में। ये ग्राफ तुमको बताता है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी है, और ये तुम्हारा जो क्या है, मतलब कुछ इस तरह से है, ध्यान से देखना कंफ्यूज नहीं होना, कुछ इस तरह से ये ग्राफ है। ये ये क्या बताया है, आर डिस्टेंस को बताता है, कहाँ, अगर डिस्टेंस को इन्फिनिटी तक ले जाएंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये 0 होगा। कहाँ पे 0 होगा, इन्फिनिटी पे जाके, कहाँ होगा पता नहीं, बट इन्फिनिटी पे
इन्फिनिटी पे जाके क्या होगा, ये जीरो होगा। ये दूसरा तरीका से ग्राफ समझ में आया कि नहीं सबको?